मेरा भाई हमेशा घर पे लड़ता रहता था कि मेरी शादी करा दो। आखिरकार भाई की शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी भाभी मर गई। कुछ महीने बाद हमने फिर से भाई की दूसरी शादी कराई, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, जब दूसरी बीवी भी पहली ही रात मर गई। मुझे ये राज जानने के लिए भाई की तीसरी शादी कराना ज़रूरी थी। जब भाई की तीसरी शादी हुई और शादी की पहली रात मैं कमरे में छुप गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश ही उड़ गए। जब भाई कमरे में आते ही मेरी चीखें खाकर मेरी भाभी के साथ सुबह से ही मेरा भाई मोहन का झगड़ा आसमान छू रहा था। वो माँ से इस तरह बात के लिए झगड़ा कर रहे थे कि उनकी शादी करा दीजिए, लेकिन सारा दिक्कत यही था कि माँ मोहन भाई की शादी नहीं करवाना चाहती थी। माँ को लगता था कि वो बहुत ही नकारा है। हालांकि गांव वाले भी उसे कार्यपन को जानते हैं कि वो कुछ नहीं करता। ऐसे में कौन अपनी बेटी मोहन भाई को देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मोहन भाई का झगड़ा और बढ़ता चला गया। तंग आकर माँ ने मोहन भाई की शादी करवा दी और गांव में की, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया। मोहन भाई का गुस्सा और भी बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने लग रहा था कि माँ जानबूझकर उनकी शादी नहीं करवा रही है। एक दिन गांव की मौसी ने अपनी बेटी शालिनी की शादी हमारे भाई मोहन से कराने के लिए मान गई। मौसी सावित्री गांव की एक विधवा गरीब औरत थी। उनका कोई सहारा न था। जब उन्हें मालूम चला कि माँ बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करेंगी, उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई मोहन से तय कर दिया। शालिनी एक कम उम्र और खूबसूरत औरत थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे भाई इतनी प्यारी दुल्हन मिल जाएगी। शालिनी गजब की दिखती थी। कुछ दिन बाद वो दुल्हन बनकर हमारे घर पर चली आई थी। हर दिन मोहन भाई की किस्मत की तारीफ़ कर रहा था कि उनके जैसा आदमी को इतनी अच्छी औरत कैसे मिल गई। लेकिन किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला और शादी की सुबह ही घर में कोहराम मच गया। जब मोहन भाई ने बताया कि शालिनी इस दुनिया से चल बसी, यह सुनकर हम कांप से गए थे। रात को ही हम एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती दुल्हन को घर लेकर आए थे और वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे हो सकता था? मोहन भाई तो खुद बिलक बिलक कर रो रहे थे। गांव में जैसे ही यह खबर फैली तो सभी मोहन भाई को बुरा भला कहने लगे। किसी को भी यकीन न आया कि एक जवान लड़की अपनी शादी के पहले रात ही मर गई। गांव वाले तो पहले ही मोहन भाई को अच्छा नहीं समझते थे। शालिनी की मौत ने भाई के किरदार को गांव वालों के सामने और भी बेकार कर दिया था। गांव के चारों तरफ मातम बनाया जा रहा था। शालिनी की माँ तो बिल्कुल होश ही नहीं था। शालिनी दुल्हन की साड़ी में बहुत ही मासूम लग रही थी, लेकिन उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कमरे में तो सिर्फ वो मोहन भाई थे। जो भी सच था वो सिर्फ मोहन भाई को ही मालूम था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थे। मेरे बड़े भाई मुकुल उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था इस नालायक लड़के की शादी ना करवाना, लेकिन आपको बेटे की मोहब्बत के आगे कुछ न दिखाई दिया। अब आप ही देखिए किस तरह उसके खूबसूरत जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मुकुल की बात सुनकर माँ कांप गई और उनके मुंह पर हाथ रख दिया। माँ रोते हुए कहने लगी, तू बड़ा भाई है, अगर तू भाई होकर अपने ही भाई के खिलाफ़ ऐसी बातें करेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हर कोई मेरे बेटे को इस मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि गांव के थाने में रिपोर्ट करा दें। सच क्या है यह तो सिर्फ मोहन जानता था, या फिर भगवान जानते हैं। मैं अपने जवान बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माँ की बात पर मुकुल भाई चुप हो गए, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो किसी को भी मालूम ना था। मोहन भाई ने तो शालिनी की मौत के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो तो पहले ही कहने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि शालिनी मुझे कैसे छोड़कर चली गई। मोहन भाई बहुत ही दुखी लग रहे थे। कुछ महीने बाद वक्त ने एक गांव को भर दिया और मोहन भाई फिर से ठीक हो गए। उन्होंने दोबारा खेतों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छी बात तो ये थी, अब वो किसी भी गलत आदमी में नहीं थे। गांव वालों भी शालिनी का किस्सा करीब करीब भूल चुके थे और उनके मुंह पे ये बात नहीं आता था, क्योंकि यूं ही गांव में ऐसे किस्से होते रहते थे। इसलिए लोग पुरानी बातों को जल्द ही भूल जाया करते थे और नए दिक्कतों का सामना करने लगते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ
कि फिर से यह किस्सा लोगों के मुंह पर वापस आ गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम निधि है। हम लोग आगरा के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। मेरे 2 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन। मेरा बड़ा भाई सुल्लूक तो शुरू से ही अच्छा और नेक दिल का इंसान था, लेकिन उनसे छोटा भाई मोहन उनसे बिल्कुल उल्टा था। छोटे से उम्र में ही उसने गांव में स्कूल को छोड़कर गांव के खेतों को अपना मैदान बना लिया था। सारा वक्त खेल कूद करता और इसी वजह से पापा भी उससे बहुत नाराज़ रहते थे। पापा को लगता था कि जैसे जैसे मोहन बड़ा होगा तो शायद वह सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लग जाए, लेकिन पापा यही राह देखते देखते इस दुनिया से चल बसे। हर वक्त गुजरते दिन में साथ साथ मोहन का जो चलन था वह और भी बिगड़ता चला गया। ना उसने पढ़ाई की और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट था। हमारे पापा हमारे लिए जायदाद से बहुत कुछ छोड़ कर गए थे, लेकिन मोहन भाई को उसकी फिक्र नहीं थी। मुकुल भाई सारे ज़मीनों का देखभाल करते और फसलों का ख्याल रखते। माँ भी मोहन भाई को समझा कर थक गई थी और आखिर में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। मोहन भाई किसी तरह के नशे की आदत में पड़ गए थे और वो रात में ही घर आते थे। लेकिन फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदला और फिर माँ ने मुकुल भाई की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी। उस रात मोहन भाई ने बहुत ही हंगामा किया और कहने लगे, माँ तुम्हें हमेशा मुकुल भाई का ही ख्याल रखा, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? नहीं, क्या होता अगर तुमने हम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवा देती तो एक नहीं घर में 2 दुल्हनें आती। ये सुनकर माँ को गुस्सा आ गया और माँ कहने लगी, तू आज तक अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो सका, तो कौन तुझे अपनी बेटी देगा? गांव की नज़र में तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सारा गांव कहता है कि मोहन को देखो, सारा दिन आवारा गांव में घूमता रहता है, नशेड़ी है, नशा करता है। माँ गुस्से में बोलती चली गई और माँ की बातों ने मोहन भाई के गुस्से को और बढ़ा दिया। मोहन भाई ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जो चीज़ उनके हाथ आई वो तोड़ने चले गए। वो शुरू से ही ऐसे ही दिमाग देखते थे। इसलिए माँ अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब बात हुआ। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मोहन भाई मुकुल भाई के कमरे में बाहर खड़े हैं और उनके कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मैं ये जानती थी कि ऐसा करना कितना घटिया काम है और इस बारे में मुकुल भाई को अगर पता चला तो हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा और झगड़ा हो सकता था। मैंने मोहन भाई का हाथ पकड़कर खींचा और खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आई। मोहन गुस्से में कहने लगे, तुम लोग तो मेरी शादी करवाओगे ही नहीं। मैं अपने जज्बात का क्या करूं? मेरा भी मन है, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो और वो दुल्हन बनकर इस घर में आए, लेकिन माँ को मेरी परवाह ही नहीं। मैंने मोहन भाई को प्यार से समझाने की कोशिश की कि कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेज देता। अगर जब तक काबिल नहीं बन जाते आपकी शादी कैसे होगी? न गांव वाले आपको अच्छा समझते हैं और ना ही किसी के घर आपके लिए रिश्ते मांगने जा सकती हैं। और यह बात सुनकर मोहन भाई ने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो क्या मेरी शादी हो जाएगी? उस वक्त मेरा जवान भाई मुझे एक मासूम बच्चा लगा जो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने मोहन भाई से कहा कि मैं वादा करती हूँ, मैं खुद आपके लिए लड़की ढूंढ कर लूँगी, लेकिन पहले आप कुछ खुद को बदल कर तो देखिए। मेरा बात सुनकर मोहन भाई अपने कमरे में चले गए और मुझे एहसास हो गया था कि अब वो ऐसा वैसी हरकत नहीं करेंगे। गांव में तो वैसे ही इज्जत के नाम पर तुरंत ही गला काट दिया जाता था और मोहन भाई तो अपने ही भाई के कमरे में झांक रहे थे। लेकिन अगली सुबह मैं हैरान रह गई जब मोहन भाई ने मुकुल भाई से खेत में जाकर काम करने के लिए कहा। मोहन भाई कहने लगे, भैया आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी पत्नी को देखिए, खेतों को मैं देख लूँगा। मुकुल भाई ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि शायद मोहन नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर में माँ और मुकुल भाई को अंदाज़ा हो गया था कि मोहन भाई ना ही नशे में थे और ना ही मजाक कर रहे थे। उन पर तो मेरी बातों का असर हो गया था।
उन्होंने कहा, मोहन, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे अकेले ही कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। अगर चलना है तो तू मेरे साथ चल। मोहन भाई तुरंत माने गए और अगले ही दिन मैं मुकुल भाई के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि मोहन भाई बड़ी लगन के साथ खेतों में काम कर रहे थे, और कुछ दिन ही गुजरे थे कि मोहन भाई ने दोबारा अपनी शादी के लिए माँ से कहने लगे, माँ, अब तो मैं लगन से खेतों में काम किया करता हूँ, अब मेरी भी शादी करवा दीजिए। माँ ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर माँ को एहसास हुआ कि हाँ, वाकई में मोहन के अंदर बहुत से बदलाव आए हैं, और गांव वालों ने भी इस बात को एहसास किया। जो भी माँ से मिलने जुलने के लिए आता था वो यही कहता था कि अब आपका बेटा सुधरने लगा है। इसलिए घर में रोज़ के झगड़े से तंग आकर माँ ने मोहन भाई की लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। लेकिन पता नहीं किस्मत ने ऐसा क्या लिखा था कि शादी की पहली रात ही उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, और गांव में एक बार फिर से मोहन भाई को लेकर उनके बारे में बातें होने लगी। मोहन भाई के लिए यह गम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त ने जब ये घाव भर दिया और वो दोबारा से काम पर लगे, तो एक बार फिर उन्होंने अपनी शादी के लिए माँ से कहा। माँ ने मोहन भाई के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि अब वो दोबारा किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती है। ये सुनकर मोहन भाई पहले की तरह फिर से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा कि ना वो शालिनी की मौत की जिम्मेदार हैं, और ना ही उन्हें मालूम है कि शालिनी को क्या हुआ था। वह माँ पर दबाव डाल रहे थे कि माँ ने अगर उनकी शादी न करवाई तो वो गलत कदम उठा लेंगे। माँ अपने बेटे के लिए मजबूर हो गई। मुकुल भाई की पत्नी जूही भी घर में रही थी, और मोहन भाई अजीब सी नज़रों से उनकी पत्नी को देखा करते थे। माँ को लगने लगा था कि मोहन की दोबारा से घर न बसाया गया तो वो कोई गलत कदम कर देगा। वो लड़का जवान था, उनके अंदर जज्बात भरे पड़े थे, और माँ को डर था कि कहीं वो अपने जज्बात को किसी गलत तरीके से प्रयोग ना करे। इसलिए माँ गांव वालों के सामने एक बार फिर से मोहन भाई की शादी की बात रख दी। शालिनी का जिक्र एक बार फिर से गांव वालों के मुंह पर आ गया था। सभी कहने लगे थे कि पहले कि मोहन अपनी बीवी को मार चुका है, अब उसे दोबारा कौन अपनी बेटी देगा। माँ ने एक से मिन्नतें की और मोहन बहुत बदल गया है। अब वो पहले की तरह नहीं रहा है, और ना ही नशा करता है। और फिर माँ की ये मिन्नतें रंग लाई, और फिर गांव के रवि ने एक बेटी का रेखा का रिश्ता ये सोच मोहन भाई से कर दिया कि मोहन भाई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है, घर, पैसा, ज़मीन सब कुछ मौजूद है। उनकी बेटी ऐश की ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बेटी को नशे ऐसे एक दिन भी प्राप्त नहीं होगा। माँ ने रेखा को घर लाने से पहले बहुत सारे पूजा पाठ हवन करवाएं, गरीबों को खाना भी खिलवाएं, और बुरी नज़र भी उतारी। जो कुछ माँ अपने बेटे की खुशी के लिए खातिर कर सकती थी वो सब कुछ कर दिया, और देखा तो अपने घर दुल्हन बनाकर लाई। इससे पहले भी मोहन भाई अपने कमरे में जाते, माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि रेखा तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना, और कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारे ऊपर कलंक लगे। माँ की बात सुनकर मोहन भाई मुस्कुरा कर और कहने लगे, माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं जाते ही रेखा का जुल्म करने लगूँगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। शालिनी की शायद उसकी ही ज़िंदगी थी। मोहन भाई अपने कमरे में चले गए। माँ बहुत डरी हुई थी। जूही भाभी भी बार बार यही कह रही थी कि माँ ने मोहन की दूसरी शादी करवाकर बहुत ही गलत की है। मोहन एक लायक ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की को लाया जाए। और जूही भाभी की बात सुनकर सुबह सुबह ही सच साबित हो गई थी, जब मोहन भाई रोते हुए अपने कमरे से निकले थे और उन्होंने कहा कि रेखा हमें छोड़कर जा चुकी है। ये खबर सुनकर हम सबकी होश उड़ गए। माँ गिरकर बेहोश हो गई थी, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ये क्या कर रहा है। मोहन भाई का रो रो कर बुरा हाल था। मुकुल भाई उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते थे, और साथ ही माँ को भी कोस रहे थे कि माँ ने क्यों दोबारा मोहन की शादी करवाई। मौसी सावित्री तो गरीब औरत थी, बेटी की मौत पर चुप हो गई, खामोश हो गई।
लेकिन रवि तो जवान बेटी की मौत पर हंगामा मचा देता। फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव में कोई बात छिपती ही कहाँ थी। कुछ ही समय लगा था और सारा गांव हमारे घर के बाहर जमघट लगा दिया था। जिसने सुना कि रेखा मर गई है, उसने मोहन भाई को सैकड़ों गाली दिए। सभी कह रहे थे कि पता नहीं मोहन नशे में ऐसा क्या करता है कि पत्नी रात को ही मर जाती है। रवि ने भी मोहन की कॉलर पकड़ लिया और खूब मारा, लेकिन मोहन के ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि उसने कोई पाप नहीं किया है और ना ही उसने किसी को मारा है। उसे तो खुद ही ये मालूम नहीं था कि रेखा कैसे मर गई और उसे खुद भी बहुत दुख था। रवि ने धमकी भी दी थी कि वो मोहन के खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और उसे जेल के सलाखों के पीछे डलवा देगा। मुकुल भाई ने बड़ी मुश्किल से रवि के हाथे हाथ जोड़कर इस मामले को ख़त्म करवा दिया और माँ को भी कह दिया था कि अब वो मोहन को समझा दें कि ना ही उसकी शादी हो सकती है और ना ही उसे घर में निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव वाले उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये बात तो एक रहस्य बनकर रह गई थी कि शालिनी के बाद रेखा कैसे मर गई और आखिर मोहन की किस्मत में ही शादी की रात बीबी की मौत क्यों लिखी थी। कोई मोहन भाई के किरदार पर उंगली उठा रहा था तो कोई उसे बदकिस्मत ठहरा रहा था। कुछ दिन मोहन ने घर में ही रहकर गुजारा किया, लेकिन वो एक जवान मर्द थे, कब तक चार दीवारी में बंद रह सकते थे। मुकुल भाई की मना करने के बावजूद भी वो दोबारा से खेतों और ज़मीन का जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो गांव वालों ने उसे देखकर बहुत बातें सुनाई और हंगामा किया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। मगर एक नया तकलीफ़ उस वक्त खड़ा हुआ जब मोहन भाई ने एक बार फिर अपनी शादी की बात की और माँ से कहा कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकते। उनके जज्बात उनके गलत कामों के लिए उकसाते हैं। अच्छा यही रहेगा कि माँ आसानी से उसकी ख्वाहिश को पूरा करवा दे। मोहन भाई की बात पर माँ भड़क उठी और कहने लगी, तू बहुत ही बेहाया हो गया है। तुझे अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? पहले ही तेरी वजह से 2 मासूम लड़कियां जान से हाथ धो बैठी है। अब मैं किसी तीसरे के सितम का निशाना नहीं बनाने दूंगी। माँ की बात सुनकर मोहन भाई कहने लगे, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने किसी तू लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। तू माँ होकर मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो दुनिया वाले कैसे करेंगे? अगर तूने मुझसे मेरी शादी न करवाई तो मैं किसी को कुछ गलत कदम उठा लूँगा। मोहन भाई हमेशा से यही धमकी देते थे और उन्हें मालूम था कि माँ उस धमकी के आगे हार जाती है। माँ कहने लगी, अगर मैं तेरा रिश्ता करवाना भी चाहूँ तो तू ही बता, अब कौन तुझे अपनी बेटी देगा? मोहन भाई के कहने लगे, माँ तू दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर से बेटी लेकर आ। मोहन भाई की बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं आखिरी बार तेरी शादी करवा देती हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई ऊंच नीच हुई तो शादी के बाद को पूरी तरह भूल जाना। मुकुल भाई के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, पहले ही रवि के चुंगल से तेरे बेटे की बहुत मुश्किल से बचाया है। गांव में तो हम बदनामी हो चुके हैं, अब ख़ानदान वाले भी बदनामी का ना करवाइए। माँ ने मुकुल से कहने लगी, जानता है कि मोहन पहले से ही बहुत सुधर गया है। ऐसा ना हो कि अगर मैं इसकी शादी ना करवाऊँ तो यह पहले की तरह नशे की लत में पड़ जाए और दोबारा से आवारागर्दी करने लगे। मुकुल के मना करने के बावजूद भी माँ ने दूसरे गांव से अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ निशा का रिश्ता मोहन भाई के साथ तय कर दिया। निशा की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और वो गांव की भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत भी नहीं थी, इसलिए उसका भाभी शादी अभी तक नहीं हुआ था। और जब माँ ने मोहन भाई के लिए निशा का हाथ मांगा तो निशा की माँ बाप की ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी थी और हम निशा को मोहन भाई की तीसरी बीवी बनाकर सादगी से अपने घर ले आए। माँ ने मोहन भाई की शादी की खबर गांव वालों को नहीं लगने दी थी। माँ को डर था कि कहीं एक बार उनके बेटे की खुशियों को किसी से नज़र ना लग जाए। माँ ने कोई खुशी वाला प्रोग्राम भी नहीं किया था, इसीलिए भाभी ने हमेशा की तरह खुद ही घर में ही मेवे के लड्डू बना दिए। मुँह मीठा करने के लिए गांव में
मेवे के लड्डू खाए जाते थे। हम सब ने भी निशा के आने की खुशी में लड्डू खाए। मैंने निशा को कमरे में बैठा दिया और खुद उसके लिए दूध लेने किचन में आ गई। तो जूही भाभी भी किचन में ही थी, हालांकि वो किचन में बहुत कम ही जाती थी, इसीलिए उस वक्त उन्हें किचन में देखकर मैं चौंक गई। वो लड्डू बना रही थी। मैंने जूही भाभी से पूछा कि आप ये लड्डू किस लिए बना रही हैं? जूही भाभी कहने लगी, तुम्हारे मुकुल भाई के लिए, कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद आए हैं, उन्हें और लड्डू खानी है। मैंने गर्म गर्म दूध के 2 गिलास उठाए और भाभी से कहा कि ठीक है, मैं भाई के कमरे में यह दूध गिलास रख दूँ, फिर मैं सोने के लिए चली जाऊंगी। जबकि मैंने ऐसा कोई इरादा न था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज ही रात मोहन भाई के कमरे में छुपकर गुजारूंगी। वैसे तो यह काम अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने दोनों भाभीयों सादी रात ही मर गई थी, उसके पीछे की वजह को मैं जानना चाहती थी। मैं दूध के गिलास कमरे में रखने के लिए गई तो निशा बाथरूम में थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और कमरे में जाकर छुप गई। मोहन भाई काफ़ी देर बाद कमरे से आए थे। निशा बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। मोहन भाई ने कमरे में आकर दूध का गिलास उठाया और अपनी जेब से एक लड्डू निकालकर उसके दूध के साथ रख दिया और भाभी की तरफ बढ़े। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी कि वो पहले ही लड्डू खा चुके थे, अब दोबारा इस तरह लड्डू क्यों खा रहे थे। अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि भाभी दोबारा से लड्डू बना रही थी और पहले वाले लड्डू ख़त्म हो चुके थे। शायद उन्होंने ही मोहन भाई को ये लड्डू दिया हो, लेकिन यहाँ तक मुझे मालूम था, ना ही निधि भाभी मोहन भाई से बात करती थी और ना ही उन्हें पसंद करती थी। फिर उन्होंने यह लड्डू दोबारा से मोहन भाई को क्यों दिया था? कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं था और मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। लड्डू खाने के बाद मोहन भाई भाभी के करीब गए और अपनी जेब से एक और लड्डू निकालकर जैसे ही उन्होंने निशा भाभी की तरफ बढ़ाया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन ही अलमारी से निकली और मुझे भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई मुझे अपने कमरे में छुपा देखकर गुस्सा हो गए और बुरा भला कहने लगे। मैंने भाई को शांत करवाया और उन्हें बताया कि मैं कमरे में क्यों और किस मकसद से आई हुई छुपी थी, और मुझे लगता था कि ये लड्डू ठीक नहीं है। मोहन भाई कहने लगे कि ये लड्डू मुझे मुकुल भाई ने दिए हैं। मुझे तुम्हें यह सब बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई ने कहा है कि ये लड्डू खाने के बाद ताकत आती है और शादी की रात इस तरह की चीज़ें खाना अच्छी बात होती है। मोहन भाई की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो मुकुल भाई जो मोहन भाई की दूसरी शादी के इस ताने खिलाफ थे, वो उन्हें शादी की रात खाने के लिए लड्डू क्यों देना चाहते थे, और वो भी अपनी कामचोर बीवी से बनवाकर। जूही भाभी को तो किचन में जाने से ही जान निकलती थी। मैंने मोहन भाई से कहा कि आज की रात भाभी को ये लड्डू ना खिलाएं। मैं मोहन भाई से बात कर रही थी कि अचानक से ही उन्हें नींद आने लगी और वो बेहोश हो गए। ये देखकर मैं और निशा भाभी दोनों ही कमरे में पड़ गए। मैं खामोशी से अपनी माँ को बुलाकर लाई। मैं उन्हें बुलाने के लिए उनके कमरे के पास चल पहुँची तो अंदर से आती आवाज़ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मुकुल भाई जूही भाभी से कह रहे थे, बस निशा का काम तमाम होने दो, फिर मैं देखूंगी कि कौन मोहन के चौथे शादी कैसे करवाती है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो शादी के बगैर रह नहीं सकता, और जब उसकी शादी नहीं होगी तो यकीनन कोई उल्टा सीधा कदम उठाएगा और फिर हमेशा के लिए माँ इसे घर से बाहर निकाल देगी और गांव वाले भी इसे पत्थर मारेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किसी को मालूम नहीं होगा कि ये सब मैंने किया है। मोहन निधि मेरे सौतेले बहन भाई थे, लेकिन पापा ने मरते मरते जायदाद में से उन दोनों को ही हिस्सा देकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। निधि का हिस्सा तो मैं कभी उसे नहीं दूंगा, लेकिन अगर मोहन की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए तो उन्हें मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उसका घर बसने ही नहीं दूंगा और मैं दोबारा नशे की लत लगवा दूंगा, जैसे मैंने पहले उसे लगवाया था।
मुकुल भाई और जूही भाभी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे होश उड़ गए। मैंने जाकर सारी बात माँ को बता दी थी, जिसे सुनकर माँ के आंसू बहने लगे थे। मुकुल भाई पापा की पहली बीवी की थी, फिर मैं और मोहन भाई पैदा हुए थे, लेकिन माँ ने कभी बच्चों के कोई फ़र्क ना होने दिया था। पता नहीं मुकुल भाई के दिल में यह जहर कैसे भर गया था। दौलत के लालच में वो इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी। एक लड्डू में वह बेहोशी की दवा मिलाते और दूसरे लड्डू में जहर। मोहन भाई बेहोश हो जाते और उन्हें सुबह ही होश आता, जबकि उनकी बीवी जहर की वजह से मर जाती। अगर मुकुल भाई सीधे मोहन भाई को कोई नुकसान पहुंचाते तो शायद वो भी शक के घेरे में आ जाते। इसलिए उन्होंने बहुत चालाकी से प्लान बनाया था। मगर सच कभी भी नहीं छुपता और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। मोहन भाई को सुबह जब होश आया तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने खुद ही मुकुल भाई के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाया और गांव वालों को बुलाकर भी सारी हकीकत बता दी, क्योंकि मुकुल भाई ने 2 मासूम लड़कियों का कत्ल नहीं किया था, जो एक बहुत बड़ा जुर्म था। कभी कभी दौलत और जायदाद की भूख इंसानों में वो सब करवा देती है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आप लोग कमेंट में बताइए, जो कुछ मुकुल ने किया क्या वो ठीक था? क्या कोई लालच में इस कदर भी गिर सकता है? क्या आपने भी कुछ ऐसा लोग देख रखे हैं? कमेंट में आपकी राय ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।